फाइन स्टूडेंट, तो आज क्लास में हम लोग एज यूजुअल 3 एडिटोरियल्स पे डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो फर्स्ट एडिटोरियल जो होगा वो है तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट को लेके। अभी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का जो रिपोर्ट है उसके आधार पे ये बताया गया है कि इंडिया में बहुत कम अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ओनली 3.2%। ओनली 3.2% अनएम्प्लॉयमेंट है, इसका मतलब बहुत कम है। बट जो सबसे बड़ा सवाल है कि चलो ठीक है आपकी कंट्री में इसका मतलब बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट कम होने का मतलब एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, ये नहीं हुआ संकेत। बट क्वालिटी ऑफ जॉब क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल ये निशान है। और सब कोई जानता है कि क्वालिटी ऑफ जॉब का बहुत ही बुरा स्थिति है भारत में, तो उसी को हम लोग डिटेल्स में देखने जा रहे हैं विद डेटा। नंबर 2 देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल, चाइना का जो मोनोपोली है बहुत ज़्यादा ही है, चाहे क्रिटिकल मिनरल्स में हो, चाहे तुम्हारा रियर अर्थ मेटल्स में हो या मिनरल्स में हो। रियर अर्थ मिनरल जानते हो तुम लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यू एज मैन्युफैक्चरिंग। नए नए मैन्युफैक्चरिंग के लिए रियर अर्थ मेटल सबका बहुत ज़्यादा ही रेलेवेंस है। क्रिटिकल देखो, नाम से ही क्रिटिकल है, क्रिटिकल मिनरल्स। क्रिटिकल मिनरल जानते हो तुम लोग, भारत सरकार ने भी 1-1.5 साल पहले ऐसा 30 क्रिटिकल मिनरल्स को चिन्हित किया था, आइडेंटिफाई किया था। उसमें कोबाल्ट आते हैं, है ना, और भी बहुत सारे आते हैं जिसका बहुत ज़्यादा ही वाइडर एप्लीकेशंस है। तो यहाँ पे समझोगे स्टूडेंट कि चाइना का जो मोनोपोली है, चाहे क्रिटिकल मिनरल्स में चाहे रियर अर्थ मिनरल्स में, बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए बड़ा ही बेचैनी हो रहा है वेस्ट को और इंडिया को भी कहीं ना कहीं। तो इंडिया को क्या करना चाहिए इसमें, और चाइना कैसे टेक्नोलॉजिकल वार का आंसर टेक्नोलॉजिकल वार से दे रहा है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ने इम्पोज कर दिया बहुत सारा टैरिफ नेशनल सिक्योरिटी को लगा के, तो चाइना भी वही कर रहा है, टिट फॉर टैट। थर्ड देखोगे, यूनाइटेड नेशन समिट ऑफ द फ्यूचर, अभी मोदी जी गए थे यूनाइटेड स्टेट्स में, तो वहाँ बहुत तरह का बात हुआ है, यूनाइटेड नेशन समिट भी हुआ है। और देखो अभी यूनाइटेड नेशंस कहोगे तो कंप्लीट फेलियर। देखो ना, आज ही कल रात को ही अटैक हो गया, ईरान ने अटैक कर दिया इजराइल के ऊपर। यदि यूनाइटेड नेशन सच में ही काम करता तो शायद ये सब रुक जाता। इनका जो यूनाइटेड नेशन का जनरल जो सेक्रेटरी है, उनका भी आया था ना कल ट्विटर पे बयान आया था कि ये सब तुरंत बंद हो जाना चाहिए। वो कौन किसको सुनता है, समझ रहे हो ना। तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, क्या क्या समस्या है सभी चीज़ समझेगा, और बहुत ही डिटेल्ड एडिटोरियल दिया गया है। थर्ड वन, तो चलो लेट्स स्टार्ट द क्लास। Periodic labor force survey says that the economy is creating jobs, but quality of job is a serious concern. तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के हिसाब से देखोगे तो तुमको नजर आया कि भारत में जॉब क्रिएट तो हो रहा है, ठीक है, बट सवाल ये है कि जो भी जॉब क्रिएट हो रहा है वो जॉब कैसा है। क्वालिटी ऑफ जॉब को लेके बहुत बड़ा कंसर्न है भारत में। जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो यहाँ पे समझोगे स्टूडेंट विद डेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। हाँ, यहाँ देखो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत कम है, जैसे लास्ट ईयर था 3.2%, उसी तरह इस बार भी है। अच्छा बच्चे लोग, पिछले डेटा से याद करना होगा तुम लोग को कि हमारे भारत में कितने लोग हैं जो वर्कफोर्स से जुड़े हुए हैं। 55 से लेके 60 करोड़, करेक्ट, 55 करोड़ से लेके 60 करोड़, एक रेंज लेते हैं ना। 55 करोड़ से लेके 60 करोड़ लोग ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं। हाँ, एम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन होता है जो कि डेमोग्राफिक डिविडेंड के एज में आते हो, यानी कि 18+ कह दो, क्योंकि आपका कंप्लीट भी होना चाहिए वो स्कूल एजुकेशन सब, और जो विलिंग हो जॉब करने के लिए। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो विलिंग नहीं होंगे, जैसे हाउस मेकर देखो, अब हाउस वाइफ नहीं बोलना है, हमें हाउस मेकर बोलना है एज पर द सुप्रीम कोर्ट। तो हाउस मेकर भी तो काम करना नहीं चाहती है, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट की श्रेणी में नहीं आएगी, वो बेरोजगार नहीं आएगा, उसको बेरोजगार नहीं बोला जाएगा। तो रोजगार का डेफिनेशन ये है कि जो आदमी काम करना चाहता, उस एज में हो, काम करने के एज में, और वो काम सच में ही करना चाहता है। जो काम करने की उम्र में हो और जो काम नहीं करना चाहता, उसको आप बेरोजगार नहीं बोल सकते हो। तो उस हिसाब से देखा जाए तो भारत में 140 करोड़ का आबादी, 142 वही 140-42 करोड़ का आबादी, उसमें लगभग 55 से लेकर 60 करोड़ वर्कफोर्स काम करता है। तो कहने का मतलब 3.2% का मतलब क्या हुआ कि 3.2% ही जो ऐसे लोग हैं जो काम करना चाहते हैं बट उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। दैट इज द मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट
3.2%। आया समझ में? तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट भारत में बहुत कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है। 3.2% कोई ज़्यादा नहीं होता है, बात समझे। अभी देखो यहाँ पे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, और इसमें क्या है, यूजुअल स्टेटस। यूजुअल स्टेटस का मतलब क्या है कि जो नॉर्मली जो लोग काम करते हैं, जो अपने आप को पाते हैं जहाँ पे, जैसे मैं कहाँ पाऊँगा अपने आप को, टीचिंग करते हुए। जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है वो कहाँ पाएंगे अपने आप को, सेल्फ एम्प्लॉयड करते हुए। एक जो सैलरीड वाले जो वर्कर हैं, जो जॉब करते हैं, दफ्तर जाते हैं, वो अपने आप को कहाँ पाएंगे, जॉब में पाएंगे। दैट इज कॉल्ड यूजुअल स्टेटस। तो ओवरऑल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का देखोगे तुम लोग 15 साल से लेके ऊपर एबव 15 ईयर्स, जहाँ जो डेमोग्राफिक डिविडेंड एबव 15 ईयर्स होगा, तो टोटल कंबाइन करके बच्चे लोग, कंबाइन करके यानी कि पुरुष और महिला दोनों को जोड़ के, तो कितना है, 60% है। जबकि 2017 और 18 में कितना परसेंट था, लगभग 50% था। तो हम कहेंगे कि ओवरऑल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो रेट है वो 10% बढ़ा है 4-5 साल में। आया समझ में? तो ये तो बहुत ही अच्छा पिक्चर दिख रहा है नहीं, कि 4-5 साल में यदि 10 पॉइंट से बढ़ोतरी हुआ है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का, ये तो बहुत अच्छा संकेत है, समझ गए। और थोड़ा इसको डिस्क्रीट करके देखते हैं, तो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट देखो, रूरल और अर्बन दोनों, ग्रामीण क्षेत्र और शहर क्षेत्र जो दोनों को जोड़ के देखो, तो 2017-18 में बहुत कम था, लगभग 23% था। वो बढ़ के तुम्हारा 41 पॉइंट हो गया, यानी कि 42 पॉइंट लगभग कह सकते हो, 42 हुआ। तो बहुत बड़ा ही जंप है ये, नहीं स्टूडेंट, बहुत बड़ा ही जंप है। डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बता रहे हैं इसका डेटा सबसे इंपॉर्टेंट है। ये मेंस में कोट कर सकते हो तुम लोग, ऐसे में कोट कर सकते हो इसको। तो 2017 और 18 में जब पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे स्टार्ट हुआ था उस समय, तो उस समय जो आंकड़ा आया था कि महिला का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है, यानी कि 100 महिला जो काम कर सकती है, उसमें से 23 महिला काम कर रही थी। बात समझे, इसका मतलब ये हुआ। और अभी कितना महिला का पार्टिसिपेशन रेट बढ़ा है, 42% बढ़ा है। तो ये क्वाइट ह्यूज जंप था। 2017 और 18 में मेल का 75% था पार्टिसिपेशन रेट, और अभी बढ़ के कितना हुआ, लगभग 79%। तो ठीक है, मैं पुरुष का पहले भी बहुत ज़्यादा था और अभी 3% से वो बढ़ा है। आया समझ में? तो देखो बहुत ही खूबसूरत पिक्चर ना, बहुत खूबसूरत पिक्चर, कि ओवरऑल कहेंगे तो 5 साल में 10% बढ़ा। महिलाओं को तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ा। महिलाओं को पहले कितना था, 23% था और बढ़ के 42 हो गया। पुरुष का 75 था, 78 हो गया। ठीक है, पहले पुरुष का पहले भी बहुत ज़्यादा था। और महिला और पुरुष दोनों को ही जोड़ के देखेंगे तो कितना परसेंटेज है, 60% है, दोनों को जोड़ के। अच्छा, हम ये भी जानते हैं कि जो महिला का बढ़ा है एम्प्लॉयमेंट रेट, वो ग्रामीण क्षेत्र की महिला ज़्यादा है, एग्रीकल्चर में ज़्यादा जुड़ा हुआ है। खैर समझेंगे वो चीज़ को। तो देखो, इंक्रीज इन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट रिमेनिंग एट द सेम लेवल, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि 3.2% अनएम्प्लॉयमेंट रेट पहले भी था और अभी भी है। इसका मतलब क्या है कि इकोनॉमी अच्छा खासा जॉब क्रिएट कर रहा है, यही नहीं हुआ संकेत। इसे मतलब हम ये जानते हैं कि ये जो भी आंकड़ा है, यदि इस आंकड़ा को ठीक से जूम किया जाए, इस आंकड़ा के अंदर जाया जाए, तो पता चलेगा कि जो ये बहुत अच्छा जो पिक्चर दिखाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा डार्कनेस। तो क्या डार्कनेस है, हम लोग समझने जा रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखो, क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न। आखिर जो 60% लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट दिख रहा है तुम लोग को, मेल और फीमेल दोनों को ही जोड़ के, बट समस्या है क्वालिटी ऑफ जॉब को लेके। तो पहले समझो, यदि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ा है, समझे, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है डिस्ट्रेस। क्योंकि घर में उतना इनकम नहीं है जिसकी वजह से महिलाओं को निकलना पड़ रहा है घर से बाहर। इसका मतलब पुरुष या जो फैमिली में इतना इनकम नहीं है कि वो सरवाइव कर सके पैसा से, इसलिए महिलाओं को भी बाहर निकलना पड़ रहा है, नंबर 1। तभी तो महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन रेट है बहुत तेज़ी से बढ़ा है। मतलब एक हम लोग बोल रहे हैं कि वहाँ से हम लोग एक वो ये भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं, हालांकि बहुत सारा निकल सकता है, पढ़ी लिखी महिला है इसलिए जॉब कर रही है, ये भी हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है। मगर क्यों हम ये बोल रहे हैं, हम ये स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं कि ये डिस्ट्रेस लेड, मतलब डिस्ट्रेस के वजह से महिला निकली है? क्योंकि महिला जो निकली है वो कोई रेगुलर सैलरी वाला जॉब करने के लिए नहीं निकली है, वो एग्रीकल्चर के लिए निकली है।
वो सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए निकली है। बात समझे? तो नंबर 1 देखो, यदि महिलाओं का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ा है तो इसका एक रीज़न हो सकता है डिस्ट्रेस। फैमिली में उतना अर्निंग नहीं है, इसलिए फैमिली को इनकम सपोर्ट करने के लिए महिला बाहर निकली है। क्यों ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि रेगुलर वेज एम्प्लॉयमेंट देखोगे, रेगुलर वेज एम्प्लॉयमेंट देखोगे महिलाओं का तो अभी भी 16% ही है। यानी कि महिला जहाँ पे सुरक्षित है, जिसको रेगुलर जो पैसा मिल रहा है, महीना महीना पैसा मिल रहा है, यानी कि अच्छा वाला जॉब है ये। अच्छा वाला जॉब में देखो अभी महिला का टोटल कितना 42% दिखा रहा है ना, 23% से डायरेक्ट जंप करके कितना गया 42%। मगर जो रेगुलर सैलरी वाला जो जॉब है, जहाँ पे 1 महीना काम करने से वेतन आता है, वो अभी भी स्टिल बच्चे लोग 16% ही है। इसका मतलब जितना बढ़ोतरी है 16 के बाद जितना भी हुआ 42% तक, वो सब क्या है? दूसरा चीज़ सब है। अब रूरल और ये देखो गधा, ये रूरल और अर्बन दोनों को जोड़ के बोला जा रहा है। बात समझे? इसका मतलब क्या हुआ? देखो, यानी कि अधिकतर जो महिला हैं वो रेगुलर वेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट में नहीं जुड़ी हुई है। वो कहाँ जुड़ी हुई है? ओन अकाउंट वर्कर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड है वो। यानी कि अपना ही कुछ दुकान खोल ली है, अपना ही कुछ कर रही है, जहाँ पे 2 एम्प्लॉय को रख रही है, 2 एम्प्लॉयज़ को रख रही है काम करने के लिए, 2-3 को रख रही है, माइक्रो इंटरप्राइजेस खोल के बैठ गई है, या हेल्पर है, दूसरे घर में काम करने जा रही है। ये सब में काम बढ़ा है महिलाओं का, क्योंकि जो रेगुलर सैलरी वाला जॉब है वो तो 16% ही है बहुत साल से। तो बढ़ा कहाँ पे? सवाल ये है, बढ़ा कहाँ पे? तब फिर तो बढ़ा ये सब चीज़ में ओन अकाउंट वर्कर्स, यानी कि अपना ही छोटा सा किराना शॉप खोल लिया, उसमें 2 मजदूर को रख रहे हैं काम करने के लिए। अपना ही एक छोटा सा माइक्रो इंटरप्राइजेस खोल लिया, वहाँ पे 2-3 मजदूर को रख रहे हैं काम करने के लिए। बात समझ गए? हेल्पर्स के रूप में दूसरे घर में जा रहे हैं काम करने के लिए। जान के हैरान हो जाओगे तुम लोग, 58% जो वर्कर है, मेल और फीमेल पुट टुगेदर, दोनों का ही बात कर रहे हैं, 58% जो वर्कर्स है वो क्या है? यूजुअल स्टेटस में सेल्फ एम्प्लॉयड है। जाओ बात खत्म। यानी कि जो मेजर चंक है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। अब बताओ सेल्फ एम्प्लॉयड का कितना ज़्यादा तो सैलरी होगा? हाँ, जबकि 2021 और 22 में सेल्फ एम्प्लॉयड 55% था, वो बढ़ के कितना हो गया बच्चे लोग? 58 हो गया। अब समझ लो, यानी कि 56, चलो 55.8 है तो 56 मानते हैं, 2% सेल्फ एम्प्लॉयड और बढ़ा है। तो कोई अच्छा संकेत नहीं है ये, कोई अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं है कि जो आप बोल रहे हो कि 50 से लेकर 60% चला गया ना जी, 50 से लेकर 60% गया ओवरऑल में। तो सेल्फ एम्प्लॉयड कितना जा रहा है? 2 साल में सेल्फ एम्प्लॉयड 2% और बढ़ रहा है। क्वालिटी ऑफ जॉब सीरियस क्राइसिस है, देखो वहाँ पे। अब उसमें से भी देखो, जो सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी है जिसमें लोग काम तो कर रहे हैं मगर पैसा वैसा नहीं मिल रहा है। जैसे एग्जांपल देखो, एक किराना शॉप है, इसमें वो किराना शॉप को 2 आदमी चला सकता है, हस्बैंड और वाइफ चला सकता है, उसमें 2 बच्चा भी इन्वॉल्व है, उसमें और भी आदमी इन्वॉल्व है, वो सब अनपेड हेल्पर्स है, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ, अब तुम खुद देखोगे कि 2017 और 18 में ऐसे सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी जिसमें पैसा वैसा कुछ नहीं मिलता था, उसका परसेंटेज कितना था? लगभग 14% था, वो बढ़ के 19% हो गया, 19% हो गया। तो ये कैटेगरिकली दिख रहा है कि नाम के लिए जॉब बढ़ रहा है, मगर जॉब भी कैसा बढ़ रहा है? तो अनपेड जॉब बढ़ रहा है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी बढ़ रहा है तो कोई बढ़िया नहीं बढ़ रहा है, डोमेस्टिक हेल्पर्स के रूप में बढ़ रहा है, समझे? ओन अकाउंट के रूप में बढ़ रहा है, ओन अकाउंट वर्कर के रूप में बना, यानी खुद ही काम कर रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड है वो सब। तो क्वालिटी ऑफ जॉब इज सीरियस क्राइसिस इन आवर कंट्री। आया समझ में? और सभी बच्चे लोग आंकड़ा को बढ़िया से लिखना है, सबको अच्छे से लिख के रखना है, काम आएगा सब। आगे देखो, अब यहाँ खुद समझो, यदि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में कोई इंक्रीज हुआ या फैमिली इंटरप्राइजेस बढ़ रहा है, जैसे राशन दुकान खोल के बैठ गए, किराना शॉप खोल के बैठ गए, हाँ, खुद ही को ही रोजगार दे रहे, इसका मतलब क्या है कि कंट्री में कमी है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का, तभी तो दुकान खोल के बैठ गए। यदि रोजगार मिलता तो रोजगार आदमी लेता, रोजगार नहीं है इसलिए सेल्फ एम्प्लॉयड। तो ये तो डायरेक्ट दिखाता है। अब दूसरा देखो, किसी भी कंट्री को कभी भी कोई भी कंट्री अपने स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में होता है तो एग्रीकल्चर में जितने वर्कफोर्स लगे हुए हैं वो कम होते चला जाता है, मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा होगा, फिर सर्विस में ज़्यादा होगा। मैं इंडिया अभी भी देखो ना, पहले इंडिया में 43% वर्कफोर्स इन्वॉल्व था, यानी कि 55 और 60 करोड़ का वर्कफोर्स, उसमें से 43% लोग कहाँ पे इन्वॉल्व थे? एग्रीकल्चर में। 2-3 साल पहले की बात है।
और अभी जो पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे का जो रिपोर्ट आया अभी लेटेस्ट जो आया वो क्या कहता है कि 43 से बढ़ के 46 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी कंट्री डेवलपमेंट स्टेज में हो तो वर्क फोर्स एग्रीकल्चर से कम होना चाहिए। ये ऑब्जर्व होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग में, ये ऑब्जर्व होना चाहिए सर्विस में, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग में होना चाहिए क्योंकि स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होता है। तो 2-3 साल पहले 43% था, 2 साल बाद 46% हो गया। ये भी अपने आप में चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग कोई जॉब नहीं क्रिएट कर रहा है इस कंट्री में। मेक इन इंडिया हो गया, बताओ मेक इन इंडिया का 10 साल हो चुका है। हाँ ये देखो अभी इसी महीना ये सितंबर में ही 10 महीना ये तुम्हारा 10 साल पहुंचा है। मेक इन इंडिया ने क्या कर लिया, उस समय भी 16-17% था तुम्हारा जीडीपी का। मोदी जी बोले थे कि 25% तक ले जाएंगे 2022 तक, 2022 में कुछ नहीं हुआ। अभी देखो 2024 से तभी भी कुछ नहीं हुआ, अभी भी 17-18% ही है। आ रहा है समझ में क्या बोल रहे हैं। और अब तो गजब हुआ कि कंस्ट्रक्शन जो सेक्टर है वो मैन्युफैक्चरिंग को लीड कर गया इन टर्म्स ऑफ गिविंग एम्प्लॉयमेंट। तो स्थिति बहुत ख़राब है। तो वही चीज़ वहाँ पे लिखा गया है देखो कि अभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है हमारे जीडीपी में 18% है, मात्र 18% कंट्रीब्यूट कर, 100% में मात्र 18% कंट्रीब्यूट करता है। मैं जब लेबर फोर्स का बात करेंगे, जब एम्प्लॉयमेंट का बात करेंगे, जब वर्क फोर्स का बात करेंगे तो 46% इसमें जुड़ा हुआ है। देखो तो यानी कि भारत का जो वर्क फोर्स है आधा वर्क फोर्स मेहनत करके मात्र 18% जीडीपी कंट्रीब्यूट कर रहा है। सीरियस क्राइसिस, समझे। तो इसलिए जॉब क्रिएशन अभी भी बहुत दूर है भारत में, क्योंकि जॉब जो क्रिएट हो रहा है आज जो पीरियडिक लेबर सर्वे फोर्स सर्वे जो बता रहा है वो भी जॉब जो क्रिएट हो रहा है कोई बढ़िया जॉब क्रिएट नहीं हो रहा है, कोई रेगुलर वेज सैलरी वाला जॉब क्रिएट नहीं हो रहा है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड वाला क्रिएट हो रहा है, वो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे देखोगे बच्चे लोग कितना सुंदर दिया गया है। देखो तो मैन्युफैक्चरिंग का जो शेयर है टोटल एम्प्लॉयमेंट में वो भी डाउन हो गया, देख रहे हो ना। पहले 12.6% कंट्रीब्यूट करता था एम्प्लॉयमेंट में, ये अब कितना हो गया, ये घट के तुम्हारा 11.4 हो गया और कंस्ट्रक्शन लीड कर गया। अच्छा 11.4% कितना वर्क फोर्स है, 55 से लेकर 60 करोड़, उसमें निकालोगे आबादी, चलो 60 करोड़ मान के चलो, 10% कितना हुआ, 6 करोड़, 6.5 करोड़ के आसपास, ऐसे मान के चलो रफ फिगर। तो कंस्ट्रक्शन आगे निकल गया। तो अभी जो लार्जेस्ट एम्प्लॉयर जो है एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर के बाद क्या है, कंस्ट्रक्शन है। तो कंस्ट्रक्शन है और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग आएगा। देखो कायदे से मैन्युफैक्चरिंग बहुत आगे होना चाहिए था, कंस्ट्रक्शन से बहुत आगे होना चाहिए था। तो देखो जब इस तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा तो डिस्ट्रेस तो होगा ही होगा, अनएम्प्लॉयमेंट तो रहेगा ही रहेगा, भले ही तुम आंकड़ा के साथ बताओ कि अनएम्प्लॉयमेंट 3.2% हो, समझे। हाँ आगे देखो, तो इंडियाज मेजर प्रॉब्लम इज इट्स इनएबिलिटी टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग। सही बात है ना। जो भारत का जो सबसे बड़ा समस्या है क्वालिटी ऑफ जॉब्स का, देखो बच्चे लोग बिल्कुल जब क्वालिटी ऑफ जॉब्स का बात आ रहा है तो मुझे याद आ रहा है 80s और 90s का दशक। उस समय देखोगे बच्चे लोग कि पर जीडीपी जब बढ़ता था तो इसका एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी 0.4 0.3 होता था। कभी पढ़ाए होंगे 2-3 साल पहले कभी एडिटोरियल्स में। अच्छा खासा तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी हुआ करता था 1%, यानी कि मान लो 6। अब तुम खुद देखो पिछले साल लगभग 8% से जीडीपी से ग्रोथ किए हम। एम्प्लॉयमेंट कितना क्रिएट हुआ, कुछ क्रिएट नहीं हुआ, जितना होना चाहिए बिल्कुल नहीं हुआ। 70s में 80s में 90s में शुरुआत का एलपीजी से पहले यदि जीडीपी में जैसे 6 से 7 हुआ, 6 पहले चल रहा था, 6 से 7 हुआ तो इसका डायरेक्ट जॉब क्रिएशन में फर्क पड़ता था 0.4 0.3 इस तरह होता था। अभी देखो 0.1 भी नहीं है, यानी कि 8 से 9 हो जाएगा। मैं इसके वजह से जो पहले जॉब था उसमें 0.1 भी क्रिएट नहीं हो रहा है ठीक से जॉब, मैं समझे। 0.1 भी, यानी कि 1000 पहले एम्प्लॉयमेंट था तो एक भी एम्प्लॉयमेंट ठीक से क्रिएट नहीं हो रहा है। एन हुआ जी 0.1 लगभग, मतलब समझो। तो पहले 0.4 0.3 एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी हुआ करता था पर जीडीपी में, पर जीडीपी के मार्क में। अब देखो ऐसा कुछ नहीं है। तो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी बहुत सीरियस क्राइसिस है भारत में। तो देखो मैन्युफैक्चरिंग स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा रोल है। मैं इंडिया में देखो मैन्युफैक्चरिंग पहले की स्थिति में बहुत ख़राब हो गया, पहले जितना लोगों को रोजगार देता था उससे भी कम हो गया। देखो दिक्कत पता है क्या है। अच्छा इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। बच्चे लोग जानते हो कि भारत का जो जीडीपी है, भारत का जीडीपी में जो सबसे बड़ा जो कंपोनेंट है वो प्राइवेट कंजम्पशन है, 55 to 60%। यहाँ पे ध्यान दोगे बच्चे लोग, प्राइवेट कंजम्पशन है, यानी कि हम खा के ही अपना जीडीपी को बना देते हैं, ये ना 55 से 60%। मैं रिसेंट टाइम में देखें कि डिमांड भी कम हुआ है, जेब में पैसा रहेगा तब ना डिमांड होगा। इसमें भी सीरियस क्राइसिस है। तो फिर जीडीपी बढ़ कैसे रहा है,
तो जीडीपी दूसरे पैरामीटर से भी तो बढ़ सकता है। जैसे इन्वेस्टमेंट रेट, भारत सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना इन्वेस्ट कर रही है, पहले 10 लाख करोड़, फिर 11.11 लाख करोड़ भारत सरकार बैक टू बैक खर्च कर रही है ना। तो अभी जो जीडीपी का जो ग्रोथ हो रहा है वो गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की वजह से ग्रोथ हो रहा है, कंजम्पशन की वजह से ग्रोथ नहीं हो रहा है। बात समझे, क्योंकि कंजम्पशन कम हुआ है पहले से, या बराबर रहा या उससे कम हुआ, आगे नहीं निकला है। तो जितना कंजम्पशन होगा उतना ही जीडीपी बढ़ेगा। मैं वो 55 से लेकर 60% वो या तो कांस्टेंट है या तो वो डिक्रीज हुआ है, बढ़ा नहीं है। बढ़ा नहीं है इसका मतलब क्या है कि रोजगार का कमी है। तो कहोगे कि सर ठीक तो है, बढ़िया तो बात है कि सरकार इतना खर्च कर रही है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर में, अच्छी तो बात है, सरकार ने पैसा इन्वेस्ट किया तो इससे जीडीपी ग्रोथ तो हो रहा है किसी न किसी तरीके से। मगर सवाल ये है कि सरकार जब इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा लगाती है तो वो कैपिटल इंटेंसिव है। जब कैपिटल इंटेंसिव से कोई रोजगार क्रिएट नहीं होता, वो मशीन ज़्यादा काम करता है उस पर। यदि मैन्युफैक्चरिंग, यदि मान लो कि आदमी खाता पीता, आदमी पार्ले जी बिस्किट खाता, हाँ मैगी खाता, तो इससे फैक्ट्री खुलता तो लोग को रोजगार मिलता। आया समझ में? मगर सरकार क्या कर रही है कि ह्यूज चंक खर्च कर रही है, वो कैपिटल इंटेंसिव है, लेबर इंटेंसिव तो है ही नहीं है। लेबर इंटेंसिव ये जीडीपी ग्रोथ है ही नहीं, ये तो कैपिटल इंटेंसिव जीडीपी ग्रोथ है। ये भी एक सीरियस क्राइसिस है। देखो समझो यहाँ पे, तो बेसिक पॉलिसी फेलियर ओवर द डिकेड्स। सबसे बड़ा बात है कि यस, भारत ने जो लो स्किल मैन्युफैक्चरिंग है, जहाँ पे हो सकता था, जहाँ पे वर्कर को, जो फार्मर सब है, जो एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है, उसको खींचा जा सकता था मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि इंडिया में लेबर का तो कोई कमी है ही नहीं, लॉट ऑफ लेबर्स प्रेजेंट, क्योंकि सब तो देखो ना एग्रीकल्चर में जुड़े हुए हैं। उसको हम एब्जॉर्ब नहीं कर पाए क्योंकि लो स्किल मैन्युफैक्चरिंग हम डेवलप नहीं कर पाए, मैन्युफैक्चरिंग वो जो इकोसिस्टम डेवलप नहीं कर पाए। देखो वियतनाम और बांग्लादेश कितना आगे निकल गया। तो और इससे एग्रीकल्चर में जो लोग एम्प्लॉयड है वो और बढ़ गए पहले कंपेयर में। यदि उसको खींच लेते हैं तो 43 से कम होकर हो सकता था कि 38 हो जाता, 37 हो जाता। अब पहले 43 था, बढ़ के 46 हो गया। इसका मतलब और नहीं खींच पा रहे हैं, तो इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ता, जीडीपी का ग्रोथ होता, बट वो हो नहीं सका। लेबर मार्केट कॉस्ट, यानी कि लेबर जिस हिसाब से इंडिया में है, अभी कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। हमें लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग की ज़रूरत है। हमें ऐसा मैन्युफैक्चरिंग डेवलप करना है जिससे लेबर एब्जॉर्ब हो सके। अभी भी देखो एग्रीकल्चर में लोग एम्प्लॉयड है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में लोग इन्वॉल्व है, तो यहाँ मिल क्या रहा है? लो वेज, वो भी एग्रीकल्चर में देखो डेयरी सेक्टर सब इज्जत बचा कर रखा है। नहीं तो फार्मर्स के लिए वो किसानी करके खाना बड़ा मुश्किल है। वो तो थैंक्स की कि वो डेयरी सेक्टर थोड़ा ग्रोथ किया है तो फार्मर्स को मिल जाता है इनकम। तो कितना कम अर्निंग्स। तो इससे क्या होगा कि इकोनॉमिक और सोशल टेंशन बढ़ते चला जाएगा। क्यों? क्योंकि गिनी कोएफिशिएंट बढ़ते चला जाएगा। जो नीचे का तरफ, जो पिरामिड का जो नीचे का तबका है वो बहुत नीचे रह जाएगा। 8,000 9,000 उसका सैलरी है। जो ऊपर वाला जो आदमी है वो कमा के कितना आगे निकल जाएगा। तो जो गैप देखते हो ना, गैप, बच्चे लोग इधर ध्यान दो, गैप जो है क्लास का गैप बहुत बड़ा हो जाएगा। अमीर बहुत अमीर हो जाएगा, गरीब बहुत गरीब हो जाएगा, यदि ठीक से पॉलिसी इंटरवेंशन ना किया जाए यहाँ पे। समझ गए? हाँ, खत्म हो गया। नेक्स्ट वन देखो, चाइना's monopoly on critical minerals is a major headache for the West and India. GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन। देखो बच्चे लोग थोड़ा सा हम लोग देखते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा ब्रीफ देखते हैं इसके बारे में। पीरियोडिक टेबल जरूर पढ़े होगे तुम लोग अपने अपने क्लास में, अपने अपने समय पे। तो पीरियोडिक टेबल में 17 एलिमेंट ऐसा एलिमेंट है, वो सब रियर अर्थ मेटल्स है, रियर अर्थ मिनरल्स। रियर अर्थ मिनरल्स का मतलब क्या कि 17 एलिमेंट जो है, ठीक है, 17 एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में पाया जाता है वो क्या है तुम्हारा 17, 17 बात कर रहा हूँ मैं। वो सब क्या है? रियर अर्थ मेटल्स या रियर अर्थ मिनरल्स भी कह सकते हो। मिनरल्स कैन बी योर मेटल। तो रियर अर्थ जो मिनरल्स, इसका मतलब क्या? बहुत कम पाया जाता है। नाम से ही पता चलता है ना, रियर है, रियर मतलब बहुत कम, और उसका यूज़ बहुत ज़्यादा ही है। अभी देखो ना, सोलर पैनल्स में हो गया, सेमीकंडक्टर में हो गया, बहुत ज़्यादा ही उसका यूज़ है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा देखो बात होगा फिर क्रिटिकल मिनरल्स। क्रिटिकल देखो, नाम ही क्रिटिकल है। क्रिटिकल का मतलब क्या? जिसका बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो, ऐसा मिनरल जिसका बहुत ज़्यादा ही आवश्यकता है। अभी का जो मैन्युफैक्चरिंग का जो इकोसिस्टम है, अभी का जो ट्रेंड है, अभी का जो रिक्वायरमेंट है, उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मिनरल्स उसको बोलेंगे क्रिटिकल मिनरल्स।
अब ये दोनों ही चीज़ में देखो, चाहे क्रिटिकल मिनरल्स हो, बढ़िया ध्यान सुनना, चाहे क्रिटिकल मिनरल्स हो या रेयर अर्थ मिनरल्स हो, वो दोनों में ही चाइना का मोनोपोली है। खाली मोनोपोली ही नहीं है, मोनोस्पोनी भी है। मोनोपोली और मोनोस्पोनी में क्या अंतर है? मोनोपोली का मतलब होता है कि हम ही बेचेंगे, अकेला हम ही बेचेंगे। जैसे देखो अभी टेलीकॉम में डुओपोली है ना, एयरटेल और जियो, यही दोनों मिलकर तय करता है कि टैरिफ क्या होगा, चार्ज क्या होगा। दैट्स कॉल्ड डुओपोली। जब मार्केट में एक ही कोई प्लेयर डिसाइड करे तो उसको बोलते हैं मोनोपोली, मोनो अकेला। तो मोनोस्पोनी क्या है? मोनोस्पोनी का मतलब है कि एक ही कोई होगा जो खरीदेगा, एक ही कोई होगा जो खरीदेगा, उसको क्या बोलते हैं? मोनोस्पोनी। तो कोई सॉरी ये क्या बात हुआ, बेचने तक तो ठीक था, खरीदने का क्या बात है? तो देखो बाबू, चाइना बड़ा चालाक है। चाइना अफ्रीकन कंट्रीज में माइक्रोस्कोप लेके बैठ गया और देख रहा है कि जहाँ जहाँ एक्सप्लोरेशन हो सकता है वहाँ वहाँ इन्वेस्ट करो। खूब सर्वे मारा। ये देखो ना, कंगो में कोबाल्ट पाया जाता है ना, कोबाल्ट जबकि क्रिटिकल मिनरल्स के अंदर आता है। तो अब ये देखो, इतना चालाक है चाइना कि जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटी है क्रिटिकल मिनरल्स का, वहाँ पे खूब पैसा खर्च किया, खूब सर्वे किया और वहाँ के सरकार से मंजूरी ले लिया कि हम एक्सप्लोरेशन करेंगे और हमारा ही टेक्नोलॉजी होगा। और गजब बात यह है कि क्रिटिकल मिनरल्स निकालने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाइना के पास है वो यूएस के पास भी नहीं है। तो इसको बोलते हैं मोनोपोली भी, इसके अंदर खुद भी है और मोनोस्पोनी भी, दोनों में ही चाइना आगे है। आया समझ में? अब देखो, अब समझो यहाँ पे। तो डोमिनेशन इन रेयर अर्थ एंड क्रिटिकल मिनरल्स इज क्लियरली एविडेंट इन केस ऑफ चाइना। चाइना देखो डोमिनेट्स करता है हर सप्लाई चेन सेगमेंट को, चाहे वो अप स्ट्रीम हो, निकालने का बात हो, मिड बीच का प्रोसेसिंग का बात हो, डाउन स्ट्रीम बनाने का बात हो, माइनिंग कवर करने का बात हो, एक्स्ट्रा जो भी प्रोसेस इन्वॉल्व होता है एक मिनरल्स को निकालने में, समझे, धरती से निकाल के फाइनल प्रोडक्ट तक बनाने में, सब में ही ये सब स्टेज है, सब में ही चाइना का सबसे ज़्यादा डोमिनेंस है। एग्जाम देखो यहाँ पे मोनोपोली स्टेटस है जी। 60% वर्ल्ड का जो रेयर अर्थ मिनरल्स प्रोडक्शन है वो चाइना कंट्रोल करता है, भले ही कहीं पाया जा रहा हो। कंट्रोल करने का मतलब क्या? मोनोस्पोनी के हिसाब से भी कंट्रोल कर सकते हो आप। और 60% जो क्रिटिकल मिनरल्स देख रहे हो ना, रेयर अर्थ मिनरल्स पे भी 60% कंट्रोल, और जो क्रिटिकल मिनरल्स है उस पर भी 60% कंट्रोल प्रोडक्शन के टर्म्स में, और 80% पूरा कंट्रोल है प्रोसेसिंग में। क्यों? चाइना के पास वो टेक्नोलॉजी है कि वो क्या करता है, धरती से निकाल लेता है और प्रोसेसिंग करता है। वो चाइना के पास ही है, वो यूएस के पास भी उस तरह का टेक्नोलॉजी नहीं है। तो इसलिए बच्चे लोग, यदि चाइना कोई भी डिसीजन ले कि हमको इस तरह का जो क्रिटिकल मिनरल्स है, रेयर अर्थ मिनरल्स, ये हमको नहीं बेचना है, हमको नहीं देना है, तो पूरा दुनिया सफ़र करेगा ना इस चीज़ का, क्योंकि पूरा दुनिया को चाहिए। अच्छा, तुमको इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाना चाहिए तो तुमको चाहिए ना जी रेयर अर्थ मेटल्स, तुमको सेमीकंडक्टर में आगे ले जाना है तो तुमको चाहिए ये मिनरल्स, हाँ, तुमको सोलर पैनल्स बनाना है तो तुमको ये मिनरल चाहिए। पूरा दुनिया तो सोलर पैनल की तरफ ही मूव कर रहा है। तो देखो चाइना का ये वजूद है, चाइना का ये कंट्रोल है। इसलिए यूरोपियन यूनियन हो, बढ़िया देखते जाओगे नोट्स में अच्छे से, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, चाहे इंडिया हो, जापान हो, यूएसए हो, सभी स्ट्रैटेजिकली बड़ा ही वल्नरेबल है, क्योंकि सभी कंट्री बहुत ज़्यादा ही क्रिटिकल मिनरल्स पे डिपेंडेंट है अपने अपने नए नए मैन्युफैक्चरिंग को लेके। और ऐसा है कि ये सब मैन्युफैक्चर करना ही पड़ेगा आपको, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग करना ही पड़ेगा, समझे, नया नया डिफेंस का मिसाइल बनाना ही पड़ेगा। तो सभी चीज़ के लिए चाहिए। देखो जैसे कि मैंने कहा है कि रियर अर्थ मिनरल्स क्या है, 17 मेटेलिक एलिमेंट्स है जो कि पाया जाता है तुम्हारा पीरियोडिक टेबल में। इसका खासियत चीज़ क्या है, इसका अहमियत, जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बड़ा ही मैग्नेटिक होता है, ये कंडक्टिव होता है, यानी कि इसमें कंडक्टिविटी होता है, इसमें करंट से फ्लो करता है, और फ्लोरेसिन होता है। फ्लोरेसिन मतलब क्या होता है, चमकता उगता है ये। तो ये देखो, ये रियर अर्थ मिनरल्स है, बहुत कम पाए जाते हैं, बहुत कम, बट इसका यूज़ बहुत तगड़ा है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में और बहुत सारे जगह पे, और इसका एप्लीकेशन बढ़ते चला जाएगा आने वाले समय में। अब यहाँ पे देखो 2010 का वो समय याद करो, चाइना और जापान के बीच में थोड़ा भिड़ंत हो गया था। तो उस समय चाइना ने डिसीजन लिया था कि हम क्या करेंगे, हम मिनरल्स को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे जापान अफेक्टेड हो गया उस चीज़ से। देखो इसमें दिया है कि चाइना का जो इंटीमेटिंग जो बिहेवियर है, यानी कि इंटीमेटिंग में मतलब क्या कि हम नहीं देंगे जाओ, इस तरह का जो बिहेवियर है,
ये 2010 में दिखा जब चाइनीज ट्रॉलर, चाइनीज अपना एक बोट लेके आया था और जापान का भी अपना बोट था, जापान का जो गार्ड था, दोनों के बीच में भिड़ंत हो गया। तो उसके बाद चाइना ने क्या बोला कि हम रियर अर्थ एलिमेंट जापान को नहीं देंगे। तो उस समय पता चला कि भाई चाइना ये भी कर सकता है, भिड़ंत के वजह से चाइना एक्सपोर्ट नहीं करेगा, फिर जापान को असर पड़ेगा उस चीज़ का। और रिसेंट देखो अभी का जो अगस्त 15 का जो डिसीजन है, उसने क्या बोला कि एंटीमोनी, एंटीमोनी कितना इंपॉर्टेंट तुम्हारा है मिनरल्स, समझ रहे हो। देखो चाइना ने क्या बोला कि एंटीमोनी जो क्रिटिकल मिनरल्स, जानते हो ना भारत ने भी 1-1.5 साल पहले एक लिस्ट तैयार किया था, मैं बार बार बोल रहा हूँ 30 क्रिटिकल मिनरल्स पे भारत सरकार ने भी लिस्ट तैयार किया है, और उसमें कोबाल्ट है, बहुत सारा इस तरह का चीज़ है, जैसे एंटीमोनी सब हो गया। तो देखो चाइना ने अनाउंस किया यही 15 को कि वो जो एंटीमोनी है, जो क्रिटिकल मिनरल्स है, जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है डिफेंस में, समझे, मिसाइल बनाने में, इंफ्रारेड सेंसर्स में, एम्यूनेशंस में, इवन न्यूक्लियर वेपन्स में, वो अब वो एक्सपोर्ट नहीं करना चाहता, रिस्ट्रिक्ट करना चाहता है। क्यों? कारण क्या है? नेशनल सिक्योरिटी। वाह, अब ये नेशनल सिक्योरिटी वाला जो पार्ट पढ़ाया वो यूएसए पढ़ाया है ना सबको, कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे आप क्या करो कि अपना एक्सपोर्ट को कंट्रोल कर दो। अच्छा, यूनाइटेड स्टेट्स ने भी तो यही किया चाइना के साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड बहुत सारा चीज़ वो चाइना को नहीं पहुंचने दे रहा है। उसने प्रेशर दिया नीदरलैंड को भी, तुमको भी नहीं बेचना है, वो दूसरे कंट्री को भी जो उसका एलाई है या जो अच्छा खासा व्यापार है चाइना का, उस कंट्री को, सॉरी यूएस का, यूएस और यूएस के जितने भी कंट्री है जो यूएस पे बहुत डिपेंडेंट है, उसको भी प्रेशर देता है कि चाइना के साथ व्यापार नहीं करना है। स्पेशली किस चीज़ में व्यापार नहीं करना है, वो सब जो इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी वाला चीज़ है वो नहीं देना, क्योंकि चाइना चोरी कर लेगा वो टेक्नोलॉजी का। चाइना इज नोन फॉर टेक्नोलॉजी थेफ्ट, बात समझे। अब चाइना कम तो नहीं है। जब यूएस इस तरह का मेजर लगा, यूएस ने नहीं लगाया क्या, पहले ट्रेड वार चला, फिर टेक्नोलॉजिकल वार। जब यूएसए ऐसा करेगा तो जाहिर सी बात है चाइना भी रिटेलिएशन करेगा। तो देखो, तो ये देखो अगस्त 2023 में हुआ मूव, और इसके बाद लगातार तुमको मूव दिखेगा। यहाँ से देखो बहुत बहुत अच्छा एग्जांपल दिया गया है। मिड 2023 वही अगस्त के आसपास देखोगे बच्चे, वहाँ पे ध्यान दो, चाइना ने अनाउंस किया कि हम क्रिटिकल मिनरल्स यूएस को नहीं देंगे, ठीक है, कि हम नहीं देंगे। वही टिट फॉर टैट है, क्योंकि यूएस ने भी ऐसा कुछ किया था। यूएस ने क्या बोला कि हम सेमीकंडक्टर, वही जो जानते हो नैनो चिप जो टेक्नोलॉजी है, 4 नैनोमीटर 5 नैनोमीटर जो बहुत छोटा है, वो बोला कि हम नहीं देंगे चाइना को। तो इसने भी बोला कि हम भी नहीं देंगे तुमको क्रिटिकल मिनरल्स। 2023 में देखो, फॉलोइंग द रीजन बाय नीदरलैंड टू रीजन, देखो नीदरलैंड ने भी वही किया कि जो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो तुम्हारा इक्विपमेंट है वो सप्लाई बंद कर दिया यूएस के प्रेशर में आके। तो चाइना ने इधर से रिटेलिएशन किया है कि बोला कि हम तुमको गैलियम और जर्मेनियम नहीं देंगे, जो कि बहुत क्रिटिकल मिनरल्स है। किसके लिए? सोलर पैनल्स और कंप्यूटर चिप्स के लिए। तो एक तरफ से तुम रोकोगे तो चाइना भी करेगा, रिटेलिएट करेगा उस चीज़ का। आ रहा है समझ में ठीक से? हाँ, बढ़िया समझो। वहाँ पे 2023 में देखो, जब यूएस ने अनाउंस किया कि जो एडवांस कंप्यूटिंग है, सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट है, हम नहीं देंगे चाइना को, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो चाइना ने भी उधर से क्या बोला कि जो हाई इम्प्योरिटी वाला, हाई प्योरिटी वाला, हाई हार्डनेस वाला, हाई इंटेंसिटी वाला जो ग्राफाइट मटेरियल है, जो काम आता है तुम्हारा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, बैटरीज में, फ्यूल्स में, न्यूक्लियर रिएक्टर में, हम भी एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, जाओ हम भी रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो भाई उसके पास है रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, तो तुम लड़ोगे तो तुम उधर से बना करोगे तो हम भी बना करेंगे, क्योंकि हम भी उतना ही पावरफुल है। खाली पैसे से पावरफुल नहीं होता है जी, देखते नहीं 60% कंट्रोल है। जब ये रोक देगा चाइना तो हालत खराब हो जाएगा। यही तो हो रहा है अभी, समझ गए। तो देखो यहाँ पे क्या क्या हुआ। तो अब देखो चाइना का जिस हिसाब से हरकत है, 2010 में ही किया था हमें, जापान के साथ जिसने किया है, और उसके बाद अभी देखो जिस तरह टेक्नोलॉजिकल वार हो रहा है, इससे तो भाई यही जा रहा है संकेत, यही जा रहा है मैसेज कि इंडिया को अलर्ट हो जाना चाहिए। अच्छा, इंडिया ने देखो अभी कुछ महीना पहले इंडिया ने वही खनिज विदेश लिमिटेड वाला बनाया था ना कुछ, कि हम अपना ही कुछ करेंगे। मैं बहुत ही कछुआ छाप में हम लोग हैं, बहुत ही स्लो है। इतना स्लो करेंगे तो काम नहीं चलेगा। इंडिया को बहुत तेज़ी से काम करना चाहिए कि यदि चाइना से सप्लाई नहीं होता है, क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ मिनरल्स नहीं आता, तो कहाँ से लाएं? हम भी एक्सप्लोरेशन करें जैसे चाइना कर रहा है। जैसे चाइना मोनोपोली बना के रख दिया अपने आप को, मोनोपोली क्रिएट किया है, तो कहीं ना कहीं उसका मोनोपोली तोड़ा जाए, और उसके लिए लाइक माइंडेड कंट्री, स्क्वाड वाला टाइप का कंट्री, उससे बात करना होगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है। जैसे चाइना ने देखो ऑलरेडी चाइना ने क्या किया, रिस्ट्रिक्ट किया ना रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर, है ना। तो देखो टेक्नोलॉजी यूज टू एक्सट्रैक्ट, देखो सेपरेट क्रिटिकल में, ये देखो बिल्कुल उसके पास ही है, वो तो चाइना यूएस के पास भी नहीं है। यानी कि जो टेक्नोलॉजी जो चाइना यूज़ करता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, वो एक्सक्लूसिवली चाइना के पास ही प्रेजेंट है, तभी तो मोनोपोली है उसका।
तो ये कोशिश करना हो, अल्टरनेटिव सप्लाई चेन बनाना होगा इस चीज़ को तोड़ने के लिए। तो स्ट्रॉन्ग सिग्नल है हाँ फ्रॉम चाइना टू द यूएस। क्या है देखो कि यदि तुम वॉल बनाओगे तो हम भी कम नहीं है, हम भी क्रिटिकल मिनरल्स को एज अ वेपन्स के रूप में यूज़ करेंगे, हम तुमको देंगे ही नहीं, तुम रह जाओगे, भटकते रह जाओगे। तुम यदि प्रोटेक्शनिस्ट वार लगाओगे और तुम हमको एआई वाला चीज़ नहीं दोगे, सेमीकंडक्टर वाला टेक्नोलॉजी नहीं दोगे, तो हमारे पास भी बहुत कुछ है नहीं देने के लिए। हम भी क्रिटिकल मिनरल्स को और रियर अर्थ मिनरल्स को एज अ वेपन के रूप में यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारा मोनोपोली है और हमारा मनस्पनी है जो बात है। देखो यहाँ पे देखो वही लिखा गया, चाइना पूरा मोनोपोली मनस्पनी है तुम्हारा, ये सब बायर, हाँ बायर सेलर सब में आगे हम आगे देखो। और यूएस को चाहिए अपने रिन्यूएबल एनर्जी के लिए ये सभी चीज़। तो चाइना इज मूविंग फ्रॉम पोलिटिसाइजेशन टू द ओपनाइजेशन स्टेज एज पर द फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट। जो भी एक्सपर्ट है फॉरेन पॉलिसी के, वो कहते हैं कि चाइना देखो ये रियर अर्थ मिनरल्स को, क्रिटिकल मिनरल्स को वेपन के रूप में यूज़ कर रहा है। समझ रहे, वेपन्स के रूप मतलब क्या, एकदम स्ट्रैटेजिकली यूज़ कर रहा है किसी कंट्री को दबाने के लिए, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन में सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री जो है चाइना ही है। इस चीज़ में कोई सोलर पैनल नहीं बन सकता है बिना चाइना की इजाज़त का, बिना चाइना से सामान लाए हुए। तो अभी तुम खुद देखो, तुम्हारा बल्क ड्रग्स सब जरा चाइना से आता है, एपीआई सब जरा आता है ना, 55 से लेकर 60% चाइना से आता है। यदि चाइना रोक दे, यदि महंगा कर दे, तो हमारा दवाई तुरंत महंगा हो जाएगा। तो ग्लोबल सप्लाई चेन सिस्टम में चाइना का जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ चाइना पे जानते हो कि चाइना को लेके वेस्ट कभी भी पॉजिटिव नहीं रहा है, अभी स्पेशली रिसेंट टाइम में। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, चाइना इज रिमाइंडिंग द वेस्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंस ऑन चाइना। चाइना याद दिला रहा है कितना तुम डिपेंडेंट है हम पे, समझे, मिनरल पावर को लेकर हम मिनरल सबसे आगे हैं, बहुत डिपेंडेंट है, पूरा कंट्रोल करते हैं सप्लाई चेन को। तो देखो इसलिए देखो यदि हम बंद कर देंगे एक्सपोर्ट करना, तो तुम्हारा जितना भी हाई टेक सेक्टर्स है वो सब खत्म हो जाएगा, वो सब रुक जाएगा, समझे। और तुम बात करता है कि डीकपलिंग कर देगा, डी रिस्किंग कर देगा, करके दिखाओ बढ़िया से, टिट फॉर टैट कर देंगे हम भी। ये एटीट्यूड चाइना का, समझे। हाँ देखो यहाँ पे लिखा गया ना, वर्जीनिया क्लास सबमरीन, चाहे F-15 F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट हो, सबको ही चाहिए अच्छा खासा रियर अर्थ मिनरल। डिफेंस में लग तो रहा है, मिसाइल्स में लग तो रहा है ये। तो यहाँ पे देखो इंडिया भी वल्नरेबल है, जिस तरह तुम्हारा वेस्ट वल्नरेबल है। तो देखो क्वाड पार्टनर जानते हो ना, 4 कंट्री जिसमें इंक्लूडिंग इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस से, ये सब हम लोग बहुत डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर सप्लाई चेन के लिए। इंडिया देखो, इंडिया कितना डिपेंडेंट है क्रिटिकल मिनरल। देखो वहाँ पे नोट्स पे देखोगे, नोट्स पे ध्यान दोगे बच्चे लोग, लिथियम, निकल, कोबाल्ट, कॉपर, है ना, बताओ कितना 34,000 करोड़ इतना पैसा दिए थे, इंपोर्ट करवाए थे 2023 में। इसका मतलब इंडिया कितना डिपेंडेंट है, और इसमें सबसे ज़्यादा यूज किसी के पास शेयर हो तो वो चाइना है। तो और ये जो मिनरल्स है इसका भूख तो बढ़ते चला जाए, क्योंकि हमारा सेक्टर जितना बढ़ते चला जाएगा हमारा रिक्वायरमेंट भी उतना बढ़ते चला जाएगा। तो हमको तो ये चाहिए। तभी तो भारत सरकार ने 1-1.5 साल पहले इसको 30 क्रिटिकल मिनरल्स को चिन्हित किया था, आइडेंटिफाई किया था, बात समझो। तो अब जब जितना हमारा मिनरल्स का डिमांड बढ़ेगा उतना वल्नरेबिलिटी भी बढ़ेगा। क्यों, यदि चाइना रोक दे वहाँ पे, कोई भी रिस्ट्रिक्ट कर दे चाइना वहाँ पे, तो असर पड़ेगा ना भारत पे। तो रिसेंट इवेंट्स जो अभी चाइना ने किया है, जिस तरह वो टिट फॉर टैट किया है, कहीं ना कहीं वेकअप कॉल है भारत के लिए। और हमारे जो पॉलिसी मेकर्स है, नीति आयोग सबको कछुआ छाप से नहीं चलेगा, कछुआ छाप वाला चाल से नहीं चलेगा, तेज़ी से लाइक माइंडेड कंट्री के साथ काम करना होगा, अल्टरनेटिव सप्लाई चेन डेवलप करना होगा, तेज़ी से करना होगा, नहीं तो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी आ सकता है इस केस में, बात समझे। तो चाइना डोमिनेट करता है केवल पावर मैन्युफैक्चरिंग हाउस में नहीं, क्रिटिकल मिनरल्स में भी, हाँ रियर अर्थ मिनरल्स में भी। आया समझ में ना बच्चे लोग, चलो ख़त्म कर दिए। आगे देखो, यूनाइटेड नेशंस समिट ऑफ द फ्यूचर, कंट्रीज हैव टू राइज अबव द नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। देखो क्या है, सब कंट्री अपने में ही लगा हुआ। अब कंट्री वर्ल्ड में ग्लोबल ऑर्डर रहा कहाँ, हाँ ग्लोबल डिसऑर्डर है वर्ल्ड में, जिसको मन कर रहा है वो अटैक कर रहा है, कोई इंटरनेशनल लॉ का कोई ख्याल नहीं रख रहा है। देखो ना 5-6 साल पहले जब सुनाया गया साउथ चाइना सी में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के द्वारा कि साउथ चाइना सी चाइना का ही अपना टेरिटोरी जगह नहीं है, वो सब लोग शेयर करेगा अनक्लॉज के हिसाब से, सी लॉ के हिसाब से। तो चाइना क्या बोला कि हमको नहीं, हम नहीं मानते तुम्हारे बात को। तो कौन मान रहा है इंटरनेशनल ऑर्डर को, कौन मान रहा है इंटरनेशनल जो लॉ एंड ऑर्डर है, तो दिक्कत है ये।
तो उसी बीच में ये जो सम्मेलन हुआ था, देखो इस बार मुद्दा उठा ना, फ्रांस ने सपोर्ट किया ना कि यूनाइटेड इंडिया को मिलना चाहिए, परमानेंट मेंबर मिलना चाहिए। उस चीज़ को लेकर बहुत हल्ला था इंडियन मीडिया में कि देखो फिर फ्रांस तो पहले भी सपोर्ट किया है, मिलना ही चाहिए। देखो जो दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री हो उसको बताओ परमानेंट मेंबर नहीं मिला है। और ऐसा नहीं कि हम बहुत पीछे हैं, हम भी डेवलपिंग कंट्री हैं, उतना बुरा स्थिति भी नहीं है हमारा, हम अंडर डेवलप थोड़ी हैं, हम डेवलपिंग कंट्री। हम मानते हैं कि हम पर कैपिटा इनकम बहुत कम है मगर हम पोटेंशियल तो बहुत रखते हैं। तो कायदे से तो भारत को मिलना चाहिए था ये चीज़। अच्छा ये चीज़ उठाते कि नहीं उठाते, सुब्रमण्यम साहब उठाते नहीं चीज़ को, जयशंकर साहब उठाते नहीं चीज़ को। तो GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन, देखो ये बड़ा एडिटोरियल है और बहुत समझने वाला एडिटोरियल है। देखो 3 दिन का विजिट हुआ था मोदी जी का US में, जानते हो तुम लोग, है ना। प्राइम मिनिस्टर एक दिन क्वाड पे काम किए, क्वाड मतलब वही 4 कंट्रीज, क्वाड के बताएंगे क्वाड कैसे बना भारत में, क्वाड्रिलेटरल जिसको कहते हैं हम लोग, जिसमें 4 कंट्री इन्वॉल्व है। क्वाड्रिलेटरल में क्या है, 4 भुज इन्वॉल्व रहता है ना, इसलिए क्वाड। बायलैटरल मीटिंग्स हुआ US प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ, फिर उसके बाद दूसरा दिन गए न्यूयॉर्क में जहाँ बिजनेस लीडर डायस्पोरा से भी मिले, डायस्पोरा को भी संबोधन किया था। वो इंडियन मीडिया में भी चला था कि मोदी जी वहाँ पे बात किए थे। पहला दिन क्वाड का मीटिंग, फिर बायलैटरल टॉक्स हुआ जो बाइडेन के साथ। दूसरा दिन क्या है तुम्हारा, डायस्पोरा को इंडियन लीडर्स बिजनेस लीडर सबको वो एड्रेस किए। तीसरा दिन देखो, फिर तीसरा दिन क्या गए, फिर यूनाइटेड नेशंस में गए, वहाँ पे उन्होंने भाषण दिया, फिर बायलैटरल मीटिंग्स भी हुआ उस समय। तो यहाँ पे देखते हैं क्वाड, देखो बच्चे लोग क्वाड जो बना 2004 में बना था, कैसे बना था देखो। तो इंडियन ओशन में बहुत बड़ा सुनामी आ गया था, समझे ना, बहुत बड़ा सुनामी आ गया था। तो इंडिया ने गजब काम किया उस समय। इंडिया ने ये मैसेज दिया वर्ल्ड को कि देखिए हम कुछ भी डिजास्टर इस तरह का, तो हम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए सबसे आगे खड़ा हैं। और इंडिया अपने NDRF टीम को वैसे जाना जाता है ना वर्ल्ड में। हाँ, ऑपरेशन दोस्त चलाए थे ना, टर्की को बचाए थे ना अर्थक्वेक होने के बाद। तो देखो बेस्ट एग्जाम्पल है। तो इस समय देखो हम केवल रीजनल तक ही सीमित नहीं हैं, समझे। और हाँ अभी मैं बताऊंगा इसका आगे। देखो क्वाड का ओरिजिन क्या है, जो मैंने कहा ये क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, इसमें 4 नेशंस इन्वॉल्व है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 2004 का वो सुनामी इंडियन ओशन में जो आया था। हाँ देखो उसमें बहुत सुंदर काम किया है हमारे इंडियंस ने, हमारे सरकार ने। अब देखो वहाँ पे केवल हम लोग रेस्क्यू एफर्ट ही नहीं किए, हम लोग मिलिट्री असिस्टेंस भी दिए, मैरीटाइम असिस्टेंस भी दिए थे। यानी जो भी लोग त्रासदी में आ गए, जो भी कंट्री त्रासदी में आ गया, जैसे श्रीलंका हो गया, मालदीव्स हो गया, इंडोनेशिया हो गया, सबको हम राहत पहुँचाए थे। अब इससे खुश हो गया पूरा दुनिया, स्पेशली बिग पावर सबके। वाह, इंडिया तो इंडियन ओशन रीजन में गजब करके दिखाया है, छोटे छोटे कंट्री को बचा के दिखाया है इसने। तो उसके बाद देखो बाकी कंट्री भी इंडिया का एफर्ट को देख के बाकी कंट्री भी आया, USA आया, ऑस्ट्रेलिया आया, जापान आया। तब उस समय के जो शिंजो एबे जो थे, जिनका देहांत हो गया जानते हो, जापान में जो असासिनेट हो गया, ठीक है, जिनको मार दिया गया पब्लिक रैली में। तो शिंजो एबे जापान के उस समय प्राइम मिनिस्टर थे। तो उन्होंने आइडिया दिया कि क्यों नहीं क्वाड बनाए, क्वाड बनाएंगे तो इंडो पैसिफिक का बात होगा और इंडो पैसिफिक को सुरक्षित रखना है। और उस समय चाइना उतना राइज नहीं हुआ था, तो ये एक प्रपोज करके रख दिया गया ये चीज़। मगर गजब बात है कि ये सब ठंडे बस्ते में चला गया, उसके बाद कुछ काम नहीं हुआ क्वाड पे। जब क्वाड को फिर से रिवाइव किया गया 10 साल 12 साल बाद, जब रिवाइव किया गया तो उस समय चाइना राइज हो गया। तो ऐसा दिखा कि क्वाड जो बना है चाइना को कंटेन करने के लिए बना है, जबकि 2004 में ही क्वाड बन गया था। बात समझे। तो वही चीज़ वहाँ पे लिखा गया बहुत सुंदर तरीके से कि जो इंडो पैसिफिक है तुम्हारा वही लार्जर मैरीटाइम स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी, समझे, और जिसमें 4 मेंबर इन्वॉल्व है। देखो यहाँ पे समझो, शिंजो एबे ने ये आइडिया दिया था कि प्रॉस्पेरिटी होना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए इस जगह पे। हाँ, मगर जानते हो कि ठंडे बस्ते में चला गया ये 10-12 साल के लिए। 2017 में जब इसको फिर से खोला गया, फिर से शुरू किया गया, तो उस समय चाइना राइज हो चुका था। तो ऐसा मैसेज गया कि चाइना चूँकि बहुत राइज हो गया, किसी का सुनता नहीं है चाइना इंडियन ओशन में, साउथ चाइना सी में। तो एज ई क्वाड जो बना है चाइना को कंटेन करने के लिए बना है, चाइना को वो करने के लिए बना है, काउंटर करने के लिए बना। ऐसा सत्य बात नहीं है। इसका हम्बल बिगिनिंग 2004 में ही शुरू हो गया था। एक प्योरली कोइंसिडेंट है कि मैच कर गया दोनों इवेंट, समझ रहे हो ना। यहाँ पे देखो बच्चे लोग, तो पहले ये समझना होगा तुमको इंडो पैसिफिक का मतलब क्या होता है। तो इंडो पैसिफिक देखोगे, हमारा जो डॉक्ट्रिन है इंडो पैसिफिक का मतलब क्या है कि जो तुमको माडागास्कर दिखता है, ईस्टर्न कोस्ट दिखता है ना अफ्रीका का, वहाँ से लेके नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का जो तुम्हारा
उधर का जो वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ तक रीजन को बोलते हैं इंडो पैसिफिक। यानी कि जो इंडियन मानसून का जो इम्पैक्ट, इंडियन मानसून का इम्पैक्ट वहाँ तक पड़ता है। इक्वाडोर बचे लोग, इक्वाडोर, पेरू, हाँ बिल्कुल। यानी कि यहाँ से लेके तो मोजाम्बिक ले लो, बचे लोग मोजाम्बिक याद है ना, हाँ मोजाम्बिक ले लो, केनिया ले लो, इस तरफ मडागास्कर ले लो, वहाँ से लेके वहाँ तक, वहाँ पेरू तक, इक्वाडोर तक, ठीक है, निकरागुआ तक, सब आ जाएगा। वो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका सब आ जाएगा। ये पूरा रीजन क्या है, इंडो पैसिफिक है। तो यहाँ पे सुरक्षा प्रदान करना, कहो सर इतना बड़ा रेंज, इतना बड़ा रेंज जरूरी है क्योंकि इंडियन प्लस पैसिफिक दोनों को जोड़ के आया समझ में, दोनों को जोड़ोगे तो ओशन वहाँ तक पहुँचेगा, उतना लेंथ पहुँचेगा वो। अब देखो इसी में चाइना अपना दादागिरी दिखा रहा है ना, साउथ चाइना सी में, साउथ चाइना सी उसका हिस्सा होगा बीच का, मलाका स्टेट उसका बीच का हिस्सा होगा, जो चीज़ें मॉरिशस से जो लिटरली छोटे छोटे कंट्रीज प्रेजेंट है, मार्शल आइलैंड से सब उसका हिस्सा होगा। देखो वही चीज़ दिखा गया कि इंडो पैसिफिक ओशंस दोनों को जोड़ के इस कोस्ट ऑफ अफ्रीका से लेके अमेरिकन वेस्ट कोस्ट तक, और उसमें बहुत सारे लिटोरल कंट्रीज, छोटे छोटे कंट्रीज भी आएंगे। हाँ इसमें देखो एट द सेम टाइम वो चीज़ देखो वहाँ वही बात है कि जहाँ पे चाइना राइज कर रहा है, चाइना जहाँ दादागिरी दिखा रहा है अपना, और साउथ चाइना सी उसका एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, सी ऑफ लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है। और साउथ क्या है तुम्हारा, साउथ चाइना सी में कितना कंट्रोल करके रखा है, फिलीपींस को चलने नहीं दे रहा है, ताइवान को चलने नहीं दे रहा है, समझ गए ना। तो आखिर ये क्यों, किस लिए, क्वाड का क्या मकसद है? क्वाड का मकसद ये है कि फ्री और ओपन मैरीटाइम हो, कम्युनिकेशन हो, ट्रेड फ्लो अच्छे से हो, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हो, हाँ रूल ऑफ लॉ का रेस्पेक्ट किया जाए उस जगह में, इंडो पैसिफिक में नेशनल सॉवरेनिटी हो। नेशनल सॉवरेनिटी मतलब क्या है, कंट्री के तक तो आपका कंट्रोल है, बट 10 नॉटिकल माइल्स तक आपका रहेगा ना जी, और 200 नॉटिकल माइल्स तक आपका क्या रहेगा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, द नेशनल सॉवरेनिटी हो, हाँ एग्जिस्टिंग फ्रंटियर का रेस्पेक्ट हो। इसी चीज़ के लिए तो ये तुम्हारा अनक्लॉज बनाया गया था, लॉ सब, ये सब अनक्लॉज जो लॉ है रिलेटेड टू सी, उसको माना जाए, समझे। ये उपदेश है इंडो पैसिफिक का भी, क्वाड का भी। तो अब देखो, अब सुनने में ठीक लग रहा है, बट जब हर जितना पॉइंट हम बोल रहे हैं वो हर पॉइंट में तुमको चाइना को काउंटर करते हुए नजर आएगा, क्योंकि चाइना ही राइज कर रहा है यहाँ पे देखोगे बच्चे लोग। तो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ विलिंगटन डिक्लेरेशन, जो विलिंगटन डिक्लेरेशन जो हुआ है उसमें क्या है, इस बार का जो हुआ है डिक्लेरेशन, मोदी जी गए 3 दिन के विजिट में, बहुत कुछ हुआ है ना, बात क्वाड पे भी बात हुआ है इस पे। अब देखो ज्वाइंट डिक्लेरेशन जो हुआ था, सब मिलकर डिक्लेरेशन हुआ था, उसमें डायरेक्ट चाइनीज एग्रेशन का निंदा किया गया है, लिख दिया गया साफ लैंग्वेज कि चाइनीज का जो एग्रेशन है साउथ चाइना सी में गलत है, एज वेल एज रसिया का जो इन्वेजन है यूक्रेन में वो भी गलत है। देखो वहाँ से रसिया फिर फोड़ दिया ना यूक्रेन पे बम, यहाँ पे डिक्लेरेशन हो रहा था, वहाँ पे बम फोड़ रहा था। तो और डायरेक्ट ये बोला गया कि यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का, वो फॉलो करना होगा। सभी लीडर ने, चारों लीडर ने इस चीज़ को फॉलो किया और बोला कि रसिया जो यूक्रेन पे अत्याचार कर रहा है गलत है, और चाइना जिस तरह दादागिरी दिखा रहा है साउथ चाइना सी में वो गलत है। तो देखो यहाँ पे न्यू इनिशिएटिव, नया इनिशिएटिव ये क्वाड का, हाँ क्या बोला कि मैत्री जानते हो ना, मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन द इंडो पैसिफिक, ठीक है। ये इसलिए होगा ताकि वहाँ पे रूल बेस्ड ऑर्डर डेवलप्ड हो सके, पहले भी किया गया था, अनाउंस्ड पहले ही हुआ था ये। क्वाड कंट्रीज ऑल्सो, देखो क्वाड कंट्री ने कहा कि ये कैंसर मूनसूट करना है, यानी कि कैंसर को खत्म करना है। देखो सर्विकल कैंसर कितना बड़ा प्रॉब्लम है महिलाओं के लिए, तो जो टाइप्स ऑफ कैंसर है उसको खत्म करना है तेजी से, तो कैंसर इज वेरी डेडली डिजीज, समझ गए ना। तो देखो यही है, दिस वाज द 4th इन पर्सन, यानी कि चौथा बार ऐसा हुआ है। चार आदमी आया साथ में समिट में बैठने के लिए, जिसमें होस्ट करे थे जो बाइडेन, और चूंकि विलिंगटन में हुआ था, और दिलवाड़े वो जो जगह का नाम है, जानते हो एक स्टेट का नाम है, इसलिए इसको बोलते हैं विलिंगटन डिक्लेरेशन, क्योंकि वो जगह का नाम है। तो यहाँ पे चारों आदमी प्रेजेंट थे, चारों जो हेड है, मुखिया हैं, इंडिया की तरफ से मोदी जी रहेंगे, उधर से प्राइम मिनिस्टर रहेंगे अपना जापान के, इधर से आएंगे ऑस्ट्रेलिया से आएंगे जो मेन प्राइम मिनिस्टर होंगे, और उधर से प्रेसिडेंट यूएस से। तो इसलिए बोला गया कि 4 इन पर्सन मतलब चौथा, समझे ना, हाँ 4 पर्सन इसमें इन्वॉल्व, यानी कि आदमी का बैठक है, इसमें कोई दूसरा कोई नहीं है उसके बिहाफ में, खुद जो मेन मुखिया वो प्रेजेंट है, और इससे पहले भी हो चुका है, ये चौथा वाला है, और 4 पर्सन इन्वॉल्व है, क्योंकि बायलैटरल नहीं है ये सब। बायलैटरल मतलब क्या, एक से बात होना, ये क्या है तुम्हारा चारों आदमी एक साथ आके, फोटो भी इसका बहुत सारा निकला है, जान सकते हो। हाँ तो अब देखो क्या क्या हुआ है, व्हाट इज द समिट ऑफ द फ्यूचर। समिट ऑफ द फ्यूचर क्या है, देखो तो समिट ऑफ द फ्यूचर ये भी मल्टीलैटरल सोल्यूशन है बेटर टुमारो के लिए, कल के लिए, यानी कि फ्यूचर बेटर हो उसके लिए ये
कॉन्सेप्ट जो है बहुत पहले ही 2021 में ही प्रपोज किया गया था। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल, यही इनका नाम क्या है, एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस ने ही कल मैसेज दिया था, ट्विटर पे भेजा था कि ये गलत हुआ है ईरान का, ये बहुत जल्दी रुक जाना चाहिए सब चीज़, नहीं तो ये वर्ल्ड इससे बहुत ज़्यादा ही नुकसान, हाँ वर्ल्ड को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो 2021 में ही ये कॉन्सेप्ट आया था समिट ऑफ द फ्यूचर का, फिर उस पर बात किया गया। अब देखो इसमें क्या बात है कि ग्लोबल एक्शन है ना, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को अपहेल्ड करना चाहिए, मल्टीलैटरलिज्म होना चाहिए, यानी कि एक कंट्री कोई डिसाइड ना करे, ये कंट्री कोई, पूरा दुनिया एक कंट्री से नहीं चलेगा, सब कंट्री को आके मिल बैठ के बात करना चाहिए। अब देखो ये समिट कितना इंपॉर्टेंट था विद्यार्थी लोग, कि लगभग 4000 आदमी शामिल हुए थे इस समिट में, समझे। बहुत सारे हेड ऑफ द स्टेट भी थे, जैसे मोदी जी टाइप के हो गए, और बहुत सारे एनजीओ से भी आए थे, सिविल सोसाइटी से भी आए थे। तो 4000 मेंबर्स जो इंपॉर्टेंट डिग्निटरीज इसको अटेंड किए थे इस मीटिंग को। देखो इसी पे बात हुआ है। और भी देखो, तो ए पैक्ट फॉर द फ्यूचर हैज़ बीन एडॉप्टेड एट द समिट ऑफ द फ्यूचर। तो बहुत सारा चीज़ इसमें किया गया। नेक्स्ट पेज देखोगे तो उसमें और पता चलेगा, लगभग 58 इश्यूज़ को, 58 एक्शंस को उसमें आइडेंटिफाई किया। क्या क्या देखो इसमें, जो वर्ल्ड लीडर्स है, यही सितंबर 22 को इन्होंने एक पैक्ट को साइन किया, अडॉप्ट किया। क्या है ये तुम्हारा पैक्ट फॉर द फ्यूचर, जिसमें क्या है, ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट रहेगा। ये दो वर्ड समझो बच्चे लोग, काम आएगा ये सब चीज़, ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट और तुम्हारा डिक्लेरेशन ऑन फ्यूचर जनरेशन, दोनों पे अलग अलग तरीके से बात करेंगे हम लोग। तो पहले ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट, देखो दुनिया में जिस हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रहा है, दुनिया में जिस हिसाब से साइबर क्राइम बढ़ रहा है, दुनिया में जानते हो कि डीप फेक का जो एक कहर है ना सबको दिख रहा है, यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड यूनिफॉर्म लॉ नहीं होगा, दुनिया में तुम्हारा डिजिटल जाइंट्स का मोनोपोली दिख रहा है, तो वो सभी चीज़ को कंटेन करने के लिए ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट आया है। देखते हो ना, यूरोपियन यूनियन ने अपना डेडिकेटेड बना लिया ना, डिजिटल एक्ट बना लिया ना वो, और डिक्लेरेशन ऑन फ्यूचर जनरेशन, यानी कि दो चीज़ पे बात हुआ। दोनों चीज़ को डिटेल में समझेंगे थोड़ी देर में हम लोग। तो अग्रीमेंट क्या है तुम्हारा कि जितने भी कंट्रीज यूनाइटेड नेशंस में जो है, वो सभी लोग सहमत है कि इंटरनेशनल सिस्टम और इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से काम होना चाहिए, समझे। यानी कि सस्टेनेबल, जस्टिसिएबल और पीसफुल ग्लोबल ऑर्डर होना चाहिए सभी के लिए। जिस तरह अभी अटैक हो रहा है इसराइल हमास का, गलत है ये। जिस तरह रसिया यूक्रेन के साथ कर रहा है, गलत है। जिस तरह चाइना साउथ चाइना सी में कर रहा है, वो सब चीज़ गलत है। इसमें देखो कितने एक्शंस होंगे, इसमें बहुत सारी चीज़ आ जाएंगे। देखो रेंज ऑफ इश्यूज़, पीस एंड सिक्योरिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज, डिजिटल कोऑपरेशन, ह्यूमन राइट, जेंडर, यूथ, फ्यूचर जनरेशन, है ना, ग्लोबल गवर्नेंस, एआई, टेररिज्म, मनी लॉन्ड्रिंग, बहुत सारा चीज़ आ जाएगा इसके अंदर। क्योंकि ये जितना भी इशू बताएं वो केवल एक कंट्री फेस नहीं कर रहा, पूरा वर्ल्ड ही फेस कर रहा है। अच्छा, साइबर क्राइम सब फेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो दुरुपयोग है सब कोई फेस कर रहा है। डिजिटल जाइंट्स का जो दादागिरी है वो सब कंट्री फेस कर रहा है लगभग। तो कॉमन एक्शन लेना होगा। देखो इसी को थोड़ा एक्स्ट्राप्लोड करते हैं और समझते हैं। इसी में 58 एक्शंस था, वही काउंटर टेररिज्म, पीस मेकिंग, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, क्लाइमेट एक्शन, फाइनेंसिंग, ये सभी चीज़ें, मिटिगेशन, एडेप्टेशन, सब चीज़ आ जाएगा इसके अंदर। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन होना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स होना चाहिए, इंडिया तो बेस्ट होगा इसमें। साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेटर होना चाहिए ताकि ग्लोबल गवर्नेंस बेटर हो सके, ग्लोबल पीस हो सके, ग्लोबल ऑर्डर हो सके। इसमें 58 एक्शंस को चिन्हित किया गया, आइडेंटिफाई किया गया। अब यहाँ देखोगे बच्चे लोग अभी का स्थिति क्या है। चलो ये बहुत कुछ अच्छा, 58 एक्शंस लिया गया यहाँ पे फ्यूचर के लिए, पैक्ट फॉर द फ्यूचर के लिए। मैं अभी प्रॉब्लम देखो ना, यूक्रेन रशिया कन्फ्लिक्ट, वही इस वर्ष चाइना का कोल्ड वार चल रहा है, वही टेक्नोलॉजिकल वार सब चल रहा है। गाजा में क्या हो रहा है, ये सब कितना बड़ा समस्या है इस चीज़ के लिए। और उसके बाद जानते हो ना कि रशिया ने क्या बोला कि हम न्यूक्लियर का जो पहले का मेरा डॉक्ट्रिन है उसको हम चेंज कर रहे हैं। किया था ना, कुछ महीना पहले ही बोला था ये। टेररिज्म देखो, अभी टेररिज्म कितना हो रहा है, यूनाइटेड नेशंस कंट्रोल ही नहीं कर पाता है। रिआर्मामेंट रेस, यानी कि अब इधर से रशिया बोल दिया तो फिर चाइना भी दौड़ेगा, सॉरी चाइना यूएस भी दौड़ेगा, यूएस भी अपना फिर न्यूक्लियर परीक्षण करेगा। देखो यहाँ पे नॉर्थ कोरिया क्या कर रहा है, फॉल्स गलत नैरेटिव फैलाया जा रहा है वर्ल्ड में। डेमोक्रेसी हो रहा है। देखो अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जिस पे काम करना चाहिए उसका 88% तो काम ही नहीं हुआ है ठीक से। तो और एक्सट्रीम जो इवेंट हो रहा है, वेदर क्लाइमेट हो रहा है, ये बहुत बड़ा ही टेंशन है वर्ल्ड के लिए। तो बात समझ गए ना। तो यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि यूनाइटेड नेशंस कैनॉट बिल्ड अ फ्यूचर फॉर आवर ग्रैंड चिल्ड्रन विद द इंस्टीट्यूशन ऑफ आवर ग्रैंड पेरेंट्स, यानी कि पहले का नहीं चलेगा, अभी नया हमें बनाना होगा।
अभी नया अप्रोच चाहिए होगा, सभी कंट्री लोग मिल के काम करें तभी होगा, नहीं तो ये पूरा बर्बाद हो चुका है यूनाइटेड नेशंस, ये कोई काम का नहीं। और ये हमें पता है यूनाइटेड नेशंस कोई काम का नहीं है, ये ग्रैंड पेरेंट्स ने बनाया था हमारा, और अभी का जो आवश्यकता है उसके हिसाब से तो बिल्कुल भी ये यूनाइटेड नेशंस खड़ा नहीं उतर रहा है। हम जानते हैं यदि यूनाइटेड नेशंस सच में ही काम करता तो इतना कुछ होता ही नहीं अभी तक, समझ गए। तो वह अब यहाँ पे समझते, 2 एलिमेंट आया था ना उसमें, हमने बात किया था कि हम डिटेल में बताएंगे। तो ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट क्या है, देखो डिजिटल कॉम्पैक्ट देखो क्या है। इंडिया का G20 में भी ये बात हुआ था कि जो डिजिटल डिवाइड है ना, गरीब और अमीर के बीच में डिजिटल डिवाइड है कि नहीं बताओ तो, कंट्री टू कंट्री डिजिटल डिवाइड है। इंडिया में देखो डिजिटल कितना अच्छा पेनिट्रेशन है, अफ्रीका में बिल्कुल नहीं है। फिर इंडिया में देखो क्लास के बीच में भी तो तुमको डिफरेंस नजर आएगा, खैर अब तो बहुत ज़्यादा ही कम हुआ है, मगर फिर भी डिफरेंस तो है ना जी। किसी के पास स्मार्टफोन है, किसी के पास सही नहीं। कोविड-19 के टाइम में दिखा था ये डिजिटल डिवाइड, जिस बच्चे के पास मोबाइल फ़ोन है वो आराम से ऑनलाइन क्लास ले रहा है, और जिस बच्चे के पास नहीं है तो वो ऑनलाइन क्लास नहीं ले पा रहा है। ये देखे थे ना हम लोग ये चीज़। तो देखो इंडिया ने भी G20 में ये बात उठाया था कैसे डिजिटल डिवाइड को ब्रिज करें। दैट इज एलिमेंट ऑफ योर ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट। एक एलिमेंट ये भी रहे कैसे डिजिटल इकोनॉमी बढ़ाएं। अच्छा, वर्ल्ड को इंडिया सीखना चाहिए ना UPI सब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में। भारत ने पूरा दुनिया को सिखाया है कि कितना तेजी से हम डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। ई-रुपए सब बहुत सुंदर, इंडिया सीख सकता है, समझे ना। अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल डिवाइड को ब्रिज करना, ये सब चीज़ हो सकता है, समझे ना। और दूसरी बात ये कि मल्टी डिसिप्लिन, यानी कि अच्छा फ्रेमवर्क बने तुम्हारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके, एक अच्छा गवर्नेंस तैयार, क्योंकि AI अभी उसका यूसेज बहुत बढ़ चुका है। तो एक स्टैंडर्ड रूल होना चाहिए ना, नहीं तो फिर जो डेवलपिंग कंट्री है, अंडर डेवलप कंट्री है, वल्नरेबल होगा सबसे ज़्यादा AI को लेके। और जानते हो ना कि रिसेंट टाइम में 1 साल पहले या 6 महीना पहले एक समिट हुआ था जहाँ पे बड़े बड़े जाइंट्स भी आए थे, बड़े बड़े जो AI कंपनी के जो मालिक सब आए थे, बैठक भी हुआ था ब्रिटेन में। तो AI कॉमन फ्रेमवर्क बनना जरूरी है, तो ये भी इसका एलिमेंट का हिस्सा रहेगा। हाँ, कंट्रीज हैव टू रेज अबव, अब जो डोमेस्टिक वॉल्स है अपना एक है उससे उठना होगा। खाली अपना ही कंट्री करोगे तो नहीं चलेगा, समझे ना। 1 फ्यूचर 1 अर्थ, ठीक है, एंड 1 फैमिली, वही वासुदेव कुटुंबकम का नारा के साथ हमें चलना होगा। यदि सब कंट्री साथ में काम करते हैं, अपने डोमेस्टिक वॉल से ऊपर काम करते हैं, तो हम दुनिया को बचा सकते हैं, फ्यूचर शॉक से भी बचा सकते हैं, और इस प्लानिट में आदमी लोग आगे जी सकता है। हाँ, अब यूनाइटेड नेशंस कोई भी मिराकल नहीं करने जा रहा, जब तक लोग जो कंट्री मेंबर है जब तक वो नहीं अच्छा काम करेंगे तब तक कोई मिराकल नहीं होने जा रहा है यूनाइटेड नेशंस से। तो देखो जैसे संस्कृत में जो शब्द है यद भवम यद भवति, यानी कि जैसा तुम सोचोगे वैसा तुम बनोगे, तो हमें उस तरह काम करना चाहिए, नहीं तो अभी वर्ल्ड बहुत क्राइसिस में है, समझ गए ना। दैट्स इट, कंप्लीटेड। आया समझ में, बड़ा एडिटोरियल था ये।